अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एस एन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमफिल फिजिक्स का जो हाल ही में 2024 का एंट्री टेस्ट हुआ है उसका मैकेनिक्स का पोर्शन। बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं आपसे एक बात शेयर करते चलूं कि अभी हाल ही में लास्ट टेस्ट से जिन्होंने दिया उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया वो देख लेंगे। तो जो पहले होता था ये कि हमारे पास टोटल जो हमारे पास पांच होते थे पोर्शंस, उनमें से 5 इंटू 5 25 MCQs होते थे। मतलब हर एक पोर्शन में से हमारे पास 5 MCQs आते थे। अब जो पॉलिसीज है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो चेंज हो चुकी है। अब क्या करिए यूनिवर्सिटी कि वो 6 MCQs दे रही है हर पोर्शन में से। खैर, नया एक अब मेथड आ गया है आपको वो करने का। कैसे आप पेपर आपने सॉल्व करना है, एंट्री टेस्ट आपने नाम कहाँ पे लिखना है, बबल शीट आ गई है नई अपडेट से कुछ। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कोशिश है कि अभी बहुत जल्द विद इन 1 वीक मैक्सिमम, 1 वीक के अंदर अंदर हम एक ऑफिशियली आपके लिए एक वीडियो बनाए जिसमें आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बता सके कि किस तरह आपने बबल्स फिल करने, क्या क्या कहाँ पे नाम लिखना है, प्रॉपर क्या करना है। इन केस जो स्पेसिफिक बात है कि आपने ऑप्शन ए करेक्ट करना था, गलती से ऑप्शन बी करेक्ट आपने लगा दिया, मतलब बी को सर्कल कर दिया, तो अब ए को दोबारा आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वहां पे फिगर आउट, वहां पे सर्कल कर सकते हैं और बी की जगह आपने क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब कुछ हम बहुत जल्द एक नई वीडियो ला रहे हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, प्रॉपर प्रॉपर वे के साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने आना है, पेपर फिलिंग करनी है, कोई चीज़ अगर गलत हो जाए उसको कैसे ठीक करना है, वगैरह वगैरह। एक दूसरा, हम बहुत जल्द एक ब्रॉडकास्ट ला रहे हैं। कोशिश ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली इस चैनल से या ओवरऑल जिन जो भी एमफिल में पढ़ रहे हैं, जिनका फर्स्ट सेकंड जो भी सेमेस्टर है, वो उनके जितने भी एक्सपीरियंस है खासतौर पे इंटरव्यूज क्वेश्चन का, क्योंकि जाहिर सी अभी मैंने बहुत सारे देखे। आप में से अगर कोई पुराने भी हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेशक इस वीडियो पे कमेंट कर दें कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो टेस्ट तो पास कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू उनसे पास नहीं होता। तो इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से रिपीटिंग क्वेश्चंस है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह एक वीडियो लाएंगे। ये जितनी भी वीडियोज है वो इसी 1 वीक या मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर आपको आ जाएंगे, बिफोर टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और थर्ड थिंग है वो ये कि मैंने, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाते हुए, फिर सारे एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए, और कहीं ना कोई एमसीक्यूज मैं छोड़ ही देता हूँ कि जी आप खुद सॉल्व कर ले। तो उसके बजाय मैंने ये सोचा है कि सारे एमसीक्यूज मैं खुद सॉल्व करता हूँ, लेकिन जो एक कंप्लीट पेपर है उसको हम 5 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जैसे मैकेनिकल साइट का आज हम बनाएंगे, 6 एमसीक्यूज हैं यूनिवर्सिटी की, जो टेस्ट हुआ था, 6 के 6 एमसीक्यूज जो है ना मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है। और सेम गोज फॉर, फिर हम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या एमएमपी की तरफ जाएंगे, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। क्योंकि ये वीडियोस बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि कुछ दो तरह तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनकी हेल्प आउट होते हैं। स्पेशली नंबर वन वो वाले जो 1-2 साल के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यूस करना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए। नंबर टू, वो स्टूडेंट्स जो ख्वाहिश तो रखते हैं कि एजेएम यूनिवर्सिटी आने का, लेकिन उनको एक प्रॉपर वे नहीं मिलता कि क्या तैयारी करें क्या ना करें। तो मैं पहले बेस्ट ऑप्शन यही दूंगा, फर्स्ट एंड लास्ट। टॉपिक्स को जाके क्लियर करने से बेहतर है आप जस्ट ये वीडियोस देखें, टॉपिक समझे। अगर मजीद वीडियो देख के आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता, या आपको लगता है कि यार ये चीज मुझे खुद समझनी चाहिए, करनी चाहिए, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको अच्छे से समझे करें। आप ये कहें कि आप विद इन द शॉर्ट टाइम आप सारा पोर्शन कर लेंगे और सब कुछ आ जाएगा और टेस्ट सॉल्व हो जाएगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। बहुत रेयर है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो नो डाउट यू कैन डू इट। अच्छा, तो जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा है फॉल 24 और एम फिल फिजिक्स का हम आज पेपर करेंगे, और इसमें हम आज मैकेनिक्स वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो आज की, ताकि आपको भी ज़्यादा जो है वो सब्र ना करना पड़े। तो ये मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ।
ये हम आ गए हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है जी हमारा? और हाँ, एक बहुत अहम बात, मैं सारे एमसीक्यूज कोशिश करता हूँ खुद अच्छे से पढूं, ताकि मुझे पता है यूट्यूब का अब एक नया ऑप्शन आ गया है कि आप जो है वो नहीं 360 या 420 से अबाउट ही देख सकते हैं। तो अगर इन केस आपको ये एमसीक्यूज नहीं समझ आते तो मैं बताते खुद ये करूंगा कि जो एमसीक्यूज है इनकी मैं आपको पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। लेकिन याद रहे सोल्यूशन की नहीं होगी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ उसमें पीडीएफ नहीं बनती। ठीक है, तो चले पढ़ते हैं। बहुत आसान सा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये गलत जगह आ गया, ये ठीक है। अब आपको नजर भी आ रहा होगा, हाँ। है- अच्छा, लिखा हुआ है यू वेट, वैसे यहाँ पे योर आता था, टाइपिंग मिस्टेक है कि योर वेट 6 टाइम्स लेस ऑन द मून देन डू ऑन द अर्थ। कि हमारा जो वेट है वो मून की सरफेस पे 6 गुना कम होता है एज कंपेयर टू अर्थ। ये हमें पता है क्यों होता है। अगर ये लाइन इस क्वेश्चन में ना भी गिवन होती ना तो फिर भी ये बात अंडरस्टूड है, यू हैव टू डू इट, ये इन्होंने हिंट दिया हुआ है। हमें पता है कि जो जी की वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ मून, वो इक्वल होती है जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अपॉन 6। मतलब वो 6 टाइम लेसर होती है इसलिए। आगे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम टेक्स टाइम टी टू फॉल फ्रॉम हाइट एच ऑन द अर्थ। ठीक है, क्या क्या ये कह रहा है कि हमारे पास अगर ये एक सरफेस है, ये मुझसे सही नहीं बनी, ठहरे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, ठीक है चले। मेरे पास अगर एक सरफेस है, ये एक सरफेस हम बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसको सरफेस एस का नाम दे रहा हूँ, सरफेस लिख रहा हूँ। वो उसकी रीजन है क्योंकि अभी हम मून और अर्थ की बात करेंगे तो ठीक है, बस ये दोनों सरफेस ही यहाँ पे आ जाएगी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से जमीन पे अभी हमें, और यहाँ से नीचे आते हुए उसको जो टाइम लगता है वो टी लगता है। ये पहली लाइन में लिखा गया है जी। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम, इसका मैस एम है। ये टाइम कैपिटल टी ले रहा है टू फॉल फ्रॉम हाइट एच, ऊपर से नीचे तक जो हाइट है वो कितनी है, वो हमारे पास एच है। ये एच हाइट है ऊपर से नीचे आते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है जो सिग्निफिकेंट लाइन है हमारे लिए? नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट टेक टाइम टू फॉल ऑन द सेम हाइट फ्रॉम द मून, कि कितने टाइम में वो फॉल करेगा। तो अगेन, अब यहाँ से हम सिर्फ वो पूछ रही है कि टी एम फाइंड करे कि कितना टाइम लेगा मून पे सेम हाइट से करते हुए। यहाँ पे देखें, सेम हाइट वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। सेम हाइट आपको पता होनी चाहिए कि इसने सेम हाइट का वर्ड, सेम हाइट का ये तस्करा कर रहा है। तो बहुत आसान सा है, इसमें कुछ नहीं करना आपने। आपने जस्ट टी एम हमने फाइंड करना है जी, टी के केस में, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल टी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या आपने ऐसी कोई रिलेशन पढ़ी हुई है जो वेट या जी की हो और टाइम के साथ जिसका ताल्लुक हो? थोड़ा सा सोचे और खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, मेरे हिसाब से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं आपको पहले बताता चलूं कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्यों यूज करेंगे, तो उसकी फर्स्ट रीजन ये है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब जब हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जीई। जब हम मून पे बात करते हैं तो मून पे जो भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो सेम ग्रेविटी के साथ गिरेगा। तो इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। जहां पर भी एमसीक्यूज आ जाए जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, आंखें बंद करके वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाए? तो मैं बेहतर आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि इस तरह किया करें कि खुद थोड़ा सा सोचे, उसको पढ़े, मतलब माइंड में आए कि हाँ यार यहाँ पे ये चीज़ नहीं, ये करनी है, तो वो बेहतर है। तो अभी हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। हम फिलहाल पहले अर्थ पे लगाएंगे, पहले अर्थ सरफेस पे बात करते हैं। ठीक है, अर्थ पे बात करते हैं कि क्या कौन सी चीज़ किस तरह होती है। तो अर्थ सरफेस पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैं यूज करने जा रहा हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हम हर चीज अपने
रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो है ना वो चेंज करेंगे। जैसे एस की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे एच है। ये क्या हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एस की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे एच है। वी आई ऑब्जेक्ट इनिशियल यहाँ पे रेस्ट में था। मैंने हाथ में, जैसे ये देखें, मैंने एक चीज हाथ में पकड़ी हुई है, जो यहाँ से छोड़ूंगा तो नीचे की तरफ आएगी। तो इसलिए वी आई क्या है, 0। और स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी उन्होंने गिवन की हुई है। और एक ही, एक क्या है हमारा, जीई में लिख रहा हूँ यहाँ पे अर्थ के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बहुत सिंपल सा है, जो हमारी ये इक्वेशन है वो आ जाएगी एच इज इक्वल टू वी आई की वजह से फर्स्ट टर्म 0 प्लस हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर। अच्छा, एक छोटी सी बात ये, यहाँ पे मैंने जी को पॉजिटिव लिया है। अगेन पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस, ठीक है, तो जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ से एच मेरा आ जाएगा हाफ जी ई टी का स्क्वायर। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जीई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम लेंगे, तो यहाँ पे ही हमारा टी आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 HGE। अब जरा आप देखें, ये हम सारी बात कर रहे थे अर्थ पे, अब हम मून पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। मून पे शिफ्ट होना है हमने, तो यहाँ पे हम, मैं हाइडिंग दे देता हूँ कि जी अब मैं थोड़ा सा इसको साइड पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अब हम मून की बात करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ ये ठीक है। तो अब जब हम मून की बात कर रहे हैं, तो देखें टाइम तो दोनों पे मतलब इक्वल है, तो सेम आएगी। हाइट क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कहा हुआ है कि टू सरफेस ऑफ अर्थ और सरफेस ऑफ मून पे हाइट जो है वो सेम है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो टी मून पे है वो लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 H ओवर GM। और हमें पता है GM क्या होता है, GM होता है GE/6। तो जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरा बेचारा जो TM है, टाइम पीरियड जो हमने फाइंड करना है, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 H ओवर GE/6। तो हम में से सब जानते हैं कि 6 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसको मैं यूं लिखने लगा हूँ, 6 × 2H/GE। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब स्क्वायर रूट जो है वो दोनों पे अलग अलग से आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 6 अलग होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2H/GE अलग होगा। ये TM था। अब आप जरा तवज्जो से देखें, देखें मैंने इसीलिए इरेज नहीं किया था, ये जरा देखें। तो टी जो है उसकी क्या वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 2H/E। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये सारा मेरा टी बन जाएगा। तो जो टाइम था, जो उसने हाइट ली थी, वो कितना, वो लिखूंगा मैं, TM इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम्स टी। ये हमारा आता है आंसर, कि जो टाइम वो लेगा मून पे, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो ये राइट कि कौन सा ऑप्शन बनता है देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन बनता है जी, ए बी ऑप्शन है, ये देख ले, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो चुका है। आपने अगर इसको दोबारा रिकैप करना हो तो इजीली आप जो है वो वीडियो को रिकैप कर सकते हैं, या फिर बेहतर है मैं यही कहूंगा कि खुद से करने की कोशिश करें। अच्छा, ये सेकंड वाला है, इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक समझाऊंगा। सेकंड वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखा हुआ है, सेकंड वाला जो है वो कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है ऑफ मास m, प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल,
यहाँ पे यूं कर लेते हैं कि बना लेते हैं, एक टेबल है, यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है में, ठीक है, और इट इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग दैट passes over a frictionless pulley। ये एक स्प्रिंग के साथ यूं कनेक्टेड है जी, जो किसी यहाँ पे पुली यहाँ पे बनी हुई होगी उसके साथ कनेक्टेड होगा, नियर द एज ऑफ टेबल विद अ बॉल ऑफ mass m हैंगिंग ऑन द अदर साइड। यहाँ पे एक बॉक्स m जो है वो इसके साथ हैंग हुआ हुआ है। अच्छा, ये जो शुरू वाला था ना, इसका mass 2m है। व्हाट इज द टेंशन इंडस्ट्री, हमने टेंशन फाइंड करनी है। अच्छा, अगर आप में से ज्यादातर जो है वो फ्रेशर स्टूडेंट्स होंगे या फिर कुछ पुराने भी होते हैं, तो बहुत सारे केसेस में हमने जब भी मैकेनिक्स पढ़ते, इवन नाइन्थ क्लास के फिजिक्स में भी ये लिखा हुआ है कि यही एक मैथ ऊपर था, एक नीचे था, और जो कुछ भी उसमें ऊपर से नीचे आ रहा है वगैरह वगैरह, आप वो पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता है कि जब भी टेबल और इसकी बात कर रहे हो कि एक टेबल है और उस पर कोई चीज हैंग हुई हुई है और ये मैथ है, तो एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उस पे मैं पहले ना एक ट्रिक लगा के सॉल्व कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि गलत है। तो वहां पे आपने ये वाला बहुत बार ये छोटी सी इक्वेशन पढ़ी होगी कि टी इज इक्वल टू m1 m2 m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, ये चीज आपने बहुत बार पढ़ी भी होगी। तो यहाँ पे मैं m1 को ले लेता हूँ, m1 है मेरा 2m, और m2 है मेरा सिर्फ m। तो जस्ट हम प्लग इन करते हैं और देखते हैं आंसर हमारा सही आता है नहीं आता। फिर मैं ना प्रॉपर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या हुआ है कैसे हुआ है। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, ज्यादातर केसेस में यही चीज लगती है। व्हेनेवर वी हैव वन बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल एंड अदर इज हैंगिंग, तो हम यही यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई और कलर ले लेते हैं, पर पर्पल ले लेते हैं या ग्रीन ले लेते हैं। अच्छा चले, तो टी की वैल्यू क्या आएगी जी, टी की वैल्यू होगी, हमने अभी कहा कि m1 जो है हमारा वो कैपिटल 2m है, m1 जो है वो हमारा 2m है, इंटू जो हमारा m2 है वो जस्ट m है। नीचे इसी तरह हम लिखेंगे कि 2m प्लस m इंटू जी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2m इंटू m क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर इंटू जी अपॉन नीचे हो जाएगा 3m। तो ये m कैंसिल, और ये आपके पास जो आपका आंसर है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा टी की वैल्यू 2m/3। और ये हकीकत में ये करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। और ये अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ये आपका है ऑप्शन नंबर विच वन 2/3, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन बी तो इसका करेक्ट है, लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये अगर आप विदाउट यूजिंग दिस ट्रिक सॉल्व करना चाहें तो कैसे करें। तो मैं इस तरफ चला जाता हूँ, मुझे सिर्फ ये एफपीटी डायग्राम चाहिए जो ऑलरेडी मेरे पास ये है, इसी को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह होती है और क्या है। तो खैर सॉल्व करते हैं। अभी आप इधर देखें तो अगर मैं इसकी एफपीटी डायग्राम बनाऊं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मैस अहम है, इसका वेट नीचे की तरफ है और टेंशन टी ऊपर होगा। यहाँ पे स्प्रिंग है जो कुछ भी है, फिलहाल हम स्प्रिंग की स्टिफनेस की बात नहीं कर रहे, स्प्रिंग में भी तो टेंशन होती है। तो ठीक है, यहाँ पे इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स है टेंशन की जो इस तरफ लग रही है, और कोई फोर्स नहीं लग रही। ऊपर नीचे लग रही है, यहाँ पे वेट इसका नीचे की तरफ है, नॉर्मल फोर्स इसको, चले मैं बता ही देता हूँ, ये वेट है जी इसका नीचे की तरफ, और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है। तो इन ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रही है, तो हमें जरूरत नहीं है इनको देखने की। अच्छा, क्योंकि ये नीचे की तरफ हैंग कर रहा है तो यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि हमने ये चीज
समझनी है कि जो एक्सेलरेशन होगी, मतलब जो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। यहाँ पे डाउनवर्ड अगर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर होगी, इस तरफ होगी। अब हम न्यूटन का लॉ लगाते हैं फॉर मैथ एम, फिर न्यूटन के लॉ की तरफ हम जाते हैं टुवर्ड्स द मैथ कैपिटल टू एम। तो फर्स्ट मैं अगर मैथ एम की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। तो इसमें जो न्यूटन का लॉ है वो क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होगी, जितनी भी होगी हमें नहीं पता, वो इक्वल होनी चाहिए एम ए क्या है, जिसके साथ ये मैथ एक्सेलरेट कर रहे हैं नीचे की तरफ। एम क्या है, एम हमारा ये जो मैथ है इस ऑब्जेक्ट का। और नेट फोर्स, अब नेट फोर्स में देखें दो चीजें हमारे पास आ रही है, एक टी आ रहा है, एक वेट आ रहा है। अब कौन बड़ा होगा, क्या मैं यहाँ पे लिखूं, लिख देते हैं जी, टी माइनस डब्ल्यू या डब्ल्यू माइनस टी। ये एक कंफ्यूजिंग है कि जो एम ए है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें एक बात सिर्फ आप एक याद रखें कि जिस तरफ एक्सेलरेशन होगी वही फोर्स पड़ी होगी। तो देखिए एक्सेलरेशन हमारे केस में डाउनवर्ड है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इसलिए जो बिगर फोर्स है हमारे लिए वो वेट है। तो इसलिए ये वाली इक्वेशन हमारे लिए जो है वो करेक्ट है, हम इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू माइनस टी इक्वल है एम ए, और डब्ल्यू क्या होता है एम जी माइनस टी, इक्वल हो गया एम ए के। अब आप देखें तो हमारे पास जी तो नाउन है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास दो अननाउन है। हम डायरेक्ट लिख सकते थे टी इक्वल है एम जी प्लस एम ए, लेकिन दो अननाउन है हमारे पास। तो दो अननाउन के लिए मैं क्या करूंगा कि एक्सेलरेशन फिर कोशिश करूंगा फाइंड करने की। देखिए ना, एक टी अननाउन है, एक ए अननाउन है, तो क्या किसी तरीके से मुझे ए मिलेगा या टी मिलेगा, अब ये क्वेश्चन है। तो इसको इक्वेशन वन का नाम देते हैं और सबर करते हैं थोड़ा सा। लेट्स, अब हम चलते हैं इसी के दूसरी तरफ, जो कैपिटल मैथ है टू एम, नॉट कैपिटल मतलब बड़ा मैथ जो है। यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो हमारी एक्ट होगी टू एम ए इंटू ए। अच्छा, टू एम क्यों लिखा है, फिर वही बात, ऑब्जेक्ट का मैथ है ए जिसके साथ वो मूव करेगा। अब ये मुझे बताएं कि एक तरफ तो टेंशन टी है ही है, ठीक है, क्या कोई और फोर्स भी यहाँ इस पे एक्ट कर रही है, राइट लेफ्ट, उन्होंने कहा फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस से तो कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रही। तो ये जिंदगी आसान बनाने वाले, यहाँ पे फिर मैं ये कहूंगा कि सिर्फ एक टी है जो एफ नेट के इक्वल होगा, और वो क्या होगा टू एम ए। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू इन इन केस ऑफ टी निकालूं, मतलब टी टी में निकाल लूं ए की वैल्यू और पुट कर दूं इक्वेशन वन में, तो मेरी जिंदगी आसान बन जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या यहाँ पे मैं निकालूंगा, वो होगी टी अपॉन टू। ये हो गई जी इक्वेशन मेरी। टू पर छोड़ दे, टू भी क्या करना है, बस इसको कहते हैं पुट इन वन। तो ये हमने पुट कर दिया, यहाँ पे वन में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम जी माइनस टी एम, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टी अपॉन टू एम। अच्छा, ये सिंपल है, देखिए आप एम और एम कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास फिर पीछे क्या बचेगा, एम जी माइनस टी इक्वल है टी अपॉन टू। ये माइनस टी है, हमें टी चाहिए, टेंशन दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू टी बाई टू प्लस टी। आप इनको ऐड कर लें, ये टी, ये आंसर आता है थ्री बाई टू, टू एलसीएम आ जाएगा। तो ऐड अप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। मेरे पास आया है एम जी इक्वल है थ्री टी अपॉन टू। तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी टू एम जी अपॉन थ्री। तो देखिए क्या ये वही वैल्यू नहीं है जो थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट की थी, ये जरा देखिएगा, ये मैं इसको लेके जा रहा हूँ, वही है ना, ये देखिए टू बाय थ्री एम जी, यहाँ पे भी यही आया टू बाई थ्री एम जी। और जो हमने ट्रिक लगाई थी वो भी यही है टू बाई थ्री एम जी। तो नाउ इट्स अप टू यू विच वन वे यू आर गोइंग टू चूज, इधर दिस द शॉर्ट ट्रिक और दैट वन। तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा वो दैट वन वही चूज करें, लेकिन आप जी अगर जी आर ई कर रहे हैं या आप इसी तरह कोई भी कॉम्पिटेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो या फिर प्यास टेस्ट की भी वन दो तैयारी करें, तो ये आपके साथ जो ट्रिक है वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ये तब आप अच्छे से लगा सकते हैं व्हेन आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, कि हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको फील हो कि हाँ ये चीज इस तरह है, सो यू कैन डू इट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
वो ये कह रहे हैं कि एक ब्लॉक mass m was sliding along a line on a frictionless horizontal surface of speed v। कि हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक है, मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि एक ब्लॉक बन जाए। ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ये नहीं है, चले मैं इधर बना देता हूँ। ये एक ब्लॉक है, ये एक स्पीड v के साथ मूव कर रहा है जी। ये और सिर्फ स्लाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन का जिक्र नहीं है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली है वो हम नहीं देंगे। और फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद another block of mass m gently drop on it when it pass through a specific location on the line। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया इस जगह, वही ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऊपर से ही ना हमने इसी के ऊपर एक और सेम, दोनों का मैथ सेम है, इसका भी एम है तो इसका भी एम है, हमने इसके ऊपर फेंक दिए। अब क्वेश्चन ये है, अगेन ये वेलोसिटी v के साथ ही मूव कर रहा है, वेलोसिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अच्छा ये अब ठहरे एक मिनट, ये वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा है। क्वेश्चन जो ये पूछ रहे कि व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर दिस हैपन। ये होने के बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आप सबके माइंड में अभी तक आ चुकी होगी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर आती है। क्यों भला? क्योंकि तब कोई मैथ नहीं था, कोई नहीं था, और उसने शुरू में कहा भी है एक मैथ है, मैं वेलोसिटी वी के साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो ये सिंपल है। लेकिन व्हाट अबाउट फाइनल काइनेटिक एनर्जी? देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, आप में से हर कोई तो ये सोच रहा होगा कि देखें यहाँ पे अब फाइनल में मैथ एम और एक और मैथ ऐड हो गया है, तो यहाँ पे 2m आना चाहिए। चले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2m आना चाहिए। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। लेकिन व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? देखिए मैं हूँ, मेरे ऊपर अगर कोई कोई वजन रख देता है तो मेरी वेलोसिटी कम होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम कितनी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो वो फिर हमने फाइंड करनी है। तो फिर मैं इसको वी फाइनल लिख देता हूँ। और जो हमारा अभी प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमने ये सिर्फ जस्ट ये फिगर आउट करना है कि वी फाइनल कितनी है, ठीक है। तो जो हमारा अब एम है वो कैलकुलेट करना है कि वी एफ कितना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी एफ कितना है, जस्ट हमने ये देखना है कि वी एफ कितना है, ठीक है। अगर वी एफ हमें पता चल जाए तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिएगा आप, ये यहाँ पे हम, मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ, एम इनिशियल इनिशियल मोमेंटम जो हमारा होता है वो कितना होता है, एम आई। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, इनिशियल मोमेंटम एम आई इक्वल है फाइनल मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, सिंपल एम वी आई, कोई और ऑब्जेक्ट था ही नहीं, इक्वल है फाइनल मोमेंटम कितना है। फाइनल मोमेंटम है, जरा गौर से सुनिएगा, दो मैसेज है हमारे पास, एक मैथ पहले था, एक मैथ बाद में गिरा, और दोनों की वेलोसिटी में कॉमन ले रहा हूँ, इकट्ठे वी फाइनल। देखिए दोनों अब सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं क्योंकि दोनों का मैथ सेम है, ठीक है। क्यों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा आएगा, तो ऑब्वियसली बात है जो जिस भी स्पीड के साथ जाएंगे दोनों सेम जाएंगे। तो एक स्टेप में शॉर्ट करो, दोनों के साथ इधर वी एफ आता है। तो खैर यहाँ से आप लिखेंगे इसको वी एम वी इक्वल है 2m वी एफ। इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ से मैथ मैथ कैंसिल, तो वी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी v/2। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई जी, v/2। आप इसमें फाइनल वेलोसिटी पुट करें, यहाँ पे स्क्वायर आता था, तो मेरे पास मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या बच जाएगी, यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल की, वो मेरे पास आ जाएगी हाफ 2m और v/2 का होल स्क्वायर। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, ये हाफ एज इट इज रहेगा। मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ जी, जो मैंने चीज़ें अंदर ख़राब करनी है, ख़राब से मुराद मतलब जो कैंसिल आउट आउट करना है। वी का वी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इधर देखें, 2 1 ज़ार 2,
टू टू जार फोर। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब हमारे पास बहुत जगह है। तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी, वो जरा आप देखें, वो आएगी हाफ mv स्क्वेयर, और एक और हाफ में, चलिए ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यूं, इसको इरेज कर देते हैं। अब आप जरा नोट करें, ये जो अंदर लिखा हुआ है जो हाफ mv स्क्वेयर, क्या ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं है? तो खैर, आप मैं भी इसको ना ज्यादा वो नहीं कर रहा, आप इसको खुद सॉल्व कर, मतलब चेंज निकाल लीजिएगा। मुझे यहाँ से सामने से नजर आ गया, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो हाफ है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, क्योंकि ये हाफ है तो जो डिक्रीज होगा चेंज जो है वो 50% डिक्रीज होगा, क्योंकि वन वन बाई टू कितना होता है, हाफ होता है ना, तो 50% जी डिक्रीज होगा फाइनल में, क्योंकि देखिए टू डिवाइड हो रहा है, टू मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैं कहता हूँ ये इंक्रीज करता 2 टाइम्स, तो ये 50% क्या करेगा जी, डिक्रीज करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन हमारा, हाँ ये ऑप्शन ए करेक्ट है जी। ये वाला ऑप्शन ए आप देख लें, ये क्यों नहीं कर रहा, ये हो गया, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। 50% डिक्रीज होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन केस होती है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा कैप्लर्स लॉ वाला। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैप्लर्स लॉ वाला। कैप्लर्स लॉ वाला ये जो है, ये हमें ये कहता है कि हमें पता है इनमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार गूगल करके केप्लर्स लॉ वाले जो है ना, वो तीनों या चारों जो है उसके वो है आप लिख लें, मतलब जो तीन लॉज है केप्लर्स के वो लिख लें। पहला क्या है लॉ, मैं बताता हूँ। पहला लॉ ये कहता है कि जो प्लेनेट्स है अराउंड सन जो है, वो एक इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, मतलब सेंटर वाली बात, सर्कल वाली बात नहीं आती, इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, पहला ये होता है। और दूसरा जो है वो ये कहता है कि जो लाइन कनेक्टिंग होती है प्लैनेट्स और सन की, जो उसका एरिया होता है, एरिया अपॉन टाइम जो होता है, चेंज ऑफ एरिया अपॉन टाइम, dA/dt, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है। तीसरा जो है वो ये कहता है, जो तीसरा ला है वो कहता है कि T² अपॉन R³ ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये सब ऑर्बिट्स के लिए होता है। तो ये देखें, पहला लिखा हुआ है अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। मून ऑर्बिट्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये भी करेक्ट बात है। T² अपॉन R³ फॉर द अर्थ इज सेम एज फॉर मास, मैंने अभी आपसे कहा कि ये कांस्टेंट है वैल्यू, ठीक है। ये थर्ड वाला है कि T² अपॉन R³ जो है वो कांस्टेंट होता है फॉर ऑल प्लेनेट्स। T² अपॉन जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि T² अपॉन D इज स्मॉलर फॉर द 95 मून्स ऑफ द जुपिटर, ये भी ठीक है। लास्ट जो ऑप्शन जो रॉन्ग है, सन इज एट द सेंटर ऑर्बिट अराउंड इट, ये वाला ऑप्शन ये यहाँ पे लगाया भी है इस बंदे ने, ठीक है, जिसका भी था, ये वाला ऑप्शन, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि सन जो है वो सेंटर पे ऑर्बिट नहीं करता। तो ये बहुत आसान सा था। अब हम असली क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, और फिर हम बात करते हैं। तो हम अब देख लें, अभी तक हमने राउंड अबाउट 40 मिनट्स होने लगे। 40 मिनट्स में हमने टोटल जो कवर किए हैं, वो हमने कवर किए हैं 4 MCQs एक्सप्लेन। तो मेरी इसलिए कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट शॉर्ट डिफाइन करूं, क्योंकि ज्यादा लेंथी दे के आप भी बोर हो जाते हैं। तो अब ये जो पांचवा है, इसके लिए मैं आपको बताता चलो, पांचवा और छठा लेग्रानियन में से। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लेग्रानियन वाला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 है, मेरे ख्याल से मैकेनिक्स का 7 है, हैमिल्टोनियन लेग्रानियन कैसे लिखते हैं, जनरलाइज मोमेंटा क्या होते हैं, जनरलाइज मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, ये बैकबोन है। तो ये आप अच्छे से जरूर समझें, इसको करें। रही बात इस क्वेश्चन की, तो अभी हम इसको करना स्टार्ट करते हैं।